नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो गहरा तनाव चल रहा है। नमस्कार। हाँ, ये मामला काफी पेचीदा है। जो जानकारी हमारे सामने है वो ये बताती है कि ये सिर्फ दो देशों की आपसी लड़ाई नहीं है। ऐसा लगता है कि ये विचारधाराओं का टकराव है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों देश एक दूसरे के विरोध में इतने ज्यादा अड़े हुए क्यों हैं? क्या वजह है इसकी? सही सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हम इस पुरानी दुश्मनी के इतिहास, आज के हालात और क्या हो सकता है आगे, उसके अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? शायद 1979 से। वो साल एक बड़ा मोड़ था। हाँ बिल्कुल। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की हुकूमत खत्म हुई और आयतुल्लाह खुमैनी का शासन शुरू हुआ। और ये सिर्फ ईरान के अंदर का बदलाव नहीं था, है हाँ। ना? इसका असर बाहर भी हुआ, खासकर इजराइल के साथ रिश्तों पर। बहुत ज्यादा असर हुआ, क्योंकि देखिए क्रांति से पहले जैसा कि पता चलता है ईरान और इजराइल के बीच ठीक ठाक बल्कि काफी अच्छे रिश्ते थे। व्यापार भी था, खुफिया जानकारी भी साझा होती थी। लेकिन 1979 के बाद सब बदल गया। एकदम। इस्लामी गणराज्य बनते ही ईरान ने इजराइल को अवैध सत्ता या नाजायज मुल्क कहना शुरू कर दिया और सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए। ईरान की पूरी विदेश नीति ही बदल गई। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, मतलब उन्होंने खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल। फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बना लिया और इजराइल के लिए छोटा शैतान जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे। अमेरिका को वो बड़ा शैतान कहते थे। तो ये एक साफ वैचारिक विभाजन था। यहीं से वो विचारधारा वाली बात और ज्यादा साफ हो जाती है। सही। ईरान की नई पहचान बनी एक इस्लामी गणराज्य के तौर पर और इसकी बुनियाद रखी गई शिया इस्लामाबाद पर। जानकारी यही बताती है कि उनका एक घोषित लक्ष्य बन गया फिलिस्तीन की आज़ादी और इजराइल का अस्तित्व खत्म करना। हाँ, ये भी उनके बयानों में शामिल रहा है और ऐसे कई लोग उनके क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी मानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल है, एक यहूदी राष्ट्र जो खुद को चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी चिंता है अपनी सुरक्षा और खासतौर पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। उन्हें लगता है कि अगर ईरान ने आटम बम बना लिया तो ये उनके वजूद के लिए सीधा खतरा होगा। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हथियारों की नहीं है, ये धर्म, पहचान, ताकत, इन सब की लड़ाई है। हाँ बिल्कुल। जो सूत्र हमारे पास हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। ये गहरी वैचारिक जंग है। दोनों ही पक्ष इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई की तरह देखते हैं एक तरह से। और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई अक्सर आमने सामने नहीं होती, ज्यादातर ये प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जाती है ना। हाँ, ये एक अहम पहलू है। जानकारी के मुताबिक ईरान सीधे टकराव से बचता है। वो अपने सहयोगी गुटों का इस्तेमाल करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास। हाँ, गजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही। ये गुट ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागते हैं, ड्रोन हमले करते हैं। और इजराइल भी चुप नहीं बैठता, वो जवाब देता है। बिल्कुल। इजराइल क्या करता है, वो सीरिया में जहां ईरान समर्थित ठिकाने हैं उन पर हवाई हमले करता रहता है। और सिर्फ हवाई हमले नहीं, साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है। वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला। हाँ, स्टक्सनेट वायरस। माना जाता है कि वो ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। ये दिखाता है कि लड़ाई डिजिटल मैदान में भी उतनी ही गंभीर है। और परमाणु कार्यक्रम तो शायद सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। निश्चित रूप से। ईरान हमेशा कहता है कि इसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, बिजली बनाने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश इस पर यकीन नहीं करते। इजराइल को तो सबसे ज्यादा डर है कि अगर ईरान ने बम बना लिया तो शायद पहला निशाना वही होगा। इसी डर की वजह से शायद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी सक्रिय रहती है। हाँ, मोसाद की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। सूत्रों में कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं का जिक्र आता है। 2020 में मोहसिन फखरीजादे, जो एक बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी हत्या हुई थी। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये टकराव सिर्फ बयानबाजी या धमकियों तक नहीं है, ये असल में जानलेवा हमलों तक पहुंच चुका है। और हाल की घटनाओं को देखें तो 2023-24 का जो गजा युद्ध हुआ, उसने तो इस आग में घी डालने का काम किया। हाँ, उस दौरान ईरान समर्थित गुटों ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए थे। लेकिन फिर मई 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे।
हालांकि इजराइल और उसके सहयोगी देशों ने ज्यादातर हमलों को रोक दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन सब ने मदद की। हाँ, डिफेंस सिस्टम ने काम किया। लेकिन इस सीधे हमले ने ये साफ कर दिया कि अब प्रॉक्सी युद्ध से आगे बढ़कर सीधे टकराव का खतरा कितना बढ़ गया है। इसने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी। बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, चीन, वो सब भी बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। जाहिर है, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, खासकर तेल के बाजारों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। तो कुल मिलाकर जो जानकारी सामने आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि ईरान और इजराइल के बीच का ये जो तनाव है ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी बन सकता है जो शायद एक बड़ी आग लगा दे। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक सवाल जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि क्या ये दोनों ताकतें अब सीधे एक बड़े और विनाशकारी टकराव की तरफ बढ़ रही हैं, या फिर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और शायद आपसी डर एक और बड़ी जंग को टालने में कामयाब हो पाएंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। हाँ बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।